हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम, जैसा कि आपको बता दिया गया था कि हमारी पॉलिटिकल साइंसेस की क्लास शुरू हो रही हैं। साइंस की क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो हम धीरे धीरे करके इन्हें स्टार्ट करेंगे और सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्टली जो है हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे एक एक कर। आप मुझे बता दें कि आप पहले पॉलिटिकल ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले हम पॉलिटिकल ख़त्म कर लेंगे सारी, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले पॉलिटिकल के 2 चैप्टर करवा दिए जाएं, फिर 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के करवा दिए जाएं और 2 चैप्टर फिर ज्योग्राफी के करवा दिए जाएं, फिर हिस्ट्री के एंड देन। तो हम वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग तो पहले मैं पॉलिटिकल शुरू कर रही हूँ। पॉलिटिकल जो है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, लोग इसे बोलते हैं थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आपके 80+ मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने समझ भी लिया तो आप अपने आंसर्स जो हैं खुद जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपकी इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरिफाई करके आंसर लिख सकें, जिसमें से आपको मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मिले। सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में 4 यूनिट दी हुई हैं, जिसमें से हमें 8 चैप्टर दिए हुए हैं, यानी पर यूनिट 2 चैप्टर हैं। तो पहले हम देखें फर्स्ट चैप्टर जो है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म के लिए बात करता है। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, जैसे फेडरलिज्म को हम बोलते हैं संघवाद हिंदी में। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहते हैं कि अगर उन्हें हिंदी समझ में आ जाएगी इससे तो ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि प्रॉपर हिंदी में क्लासेस लगे तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से जो है प्रॉपर हिंदी में भी क्लासेस ले आऊँगी। तो पावर शेयरिंग में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है पावर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे रियल एग्जाम्पल में कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हमारी लोकल गवर्नमेंट है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, हमने उसमें पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिससे कि सब लोग जो है अपना अच्छे से काम कर सकें। इसीलिए जो है हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे पावर शेयरिंग के कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस तरीके से पावर शेयरिंग को अपनाया गया है, सबों के लिए अलग अलग व्यूज़ है। फेडरलिज्म पढ़ेंगे। फेडरलिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो बच्चे आगे पॉलिटिकल साइंस में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ अभी से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फेडरलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे समझना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म बोल देते हैं, तो किस तरीके से फेडरलिज्म बना, किस तरीके के लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस जो है फेडरलिज्म के लिए दिए, तो वो हम इस फर्स्ट यूनिट पे पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट से आप थोड़े फैमिलियर होंगे। इन टॉपिक्स के बारे में आपने जर्नली अपने डेली लाइफ में सुना होगा। हम इसमें डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, कि जो विभिन्नता में हम लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर सकते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं कि अनटचेबिलिटी है, तो उसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, जेंडर है, रिलीजन्स हैं, ये सब लोग किस किस तरीके से चाहते हैं कि इनकी किस किस तरीके से सरकार बने, किस तरीके से सरकार जो है इनके पक्ष में काम करे। तो हम इन सारी टॉपिक्स को जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप इससे पहले से ही फैमिलियर हैं, थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में जो है आप पहले से जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, यानी कौन कौन से मूवमेंट हुए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से जनरेट होती हैं, कौन सा एजेंडा के ऊपर काम करती है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कौन सा प्रोसीजर है जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी बनने के लिए। पहले एक संगठन होता है, संगठन से पार्टी कैसे बनती है वो हम देखेंगे। कौन कौन से स्ट्रगल्स हैं कि हमें
किस तरीके से पार्टी जनरेट होती हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, स्ट्रगल्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से मूवमेंट है जो हमें यही हमारे लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे एंड फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एंड 8, जिसमें है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किस हद तक डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी जो शासन व्यवस्था हमारे लिए हो सकती है, किस हद तक हम डेमोक्रेसी को यूज़ कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का सही यूज़ क्या है, किस तरह के डेमोक्रेसी यूज़ करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के सामने, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को अपनाना पसंद करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट हम देखें हमारा पड़ोसी देश जो है चाइना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो एक लोकतंत्र को स्थापित करने में किसी भी देश को जो है झेलनी पड़ती हैं, उसके समक्ष वो चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम होल डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। विच इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। पावर का मतलब होता है शक्ति, और शेयरिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, विभाजन। तो शक्ति का विभाजन किस तरीके से होता है किसी भी कंट्री में, किस तरीके से जो है वो काम करती हैं, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग करना, उन चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रिज्यूम देख लेते हैं चैप्टर क्या बोलता है, ओवरव्यू चैप्टर का। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हम डेमोक्रेसी के बारे में जो है लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने इनफैक्ट अपनी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ी होगी, जो कि बोलते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। आपको समझ में भी आ गया होगा डेमोक्रेसी होती क्या है। तो पहले हम जिन बच्चों को नहीं भी पता है डेमोक्रेसी क्या होती है या उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो पहले हम इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो है होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में लोकतंत्र भी बोलते हैं। मैं आपको हिंदी वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी का या फिर कुछ भी आप टीवी चैनल पर सुनते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम डेली यूज़ में डेमोक्रेसी नहीं बोलते, लोकतंत्र लोग जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर किसी से हमें कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ जाए या फिर ये खुद कुछ चीज़ हम कहीं पढ़ लें तो हम उसे आसानी से समझ सकें। तो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को अगर हम देखें तो लोक का मतलब लोक और तंत्र मतलब शासन, कि लोगों का शासन किस तरीके से होता है, कि हम जिसमें जनता जो है वो फैसले लेती है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन सा काम किया जाएगा, और जिसमें सरकार के द्वारा जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो इस तरीके से लिए जाएं जिससे कि जनता के हितों की जो है, उसके जो जनता जो चाहती है अपने, उसके जो हित है उसके कल्याण के लिए हम फैसला लें। जैसे गरीब लोग हैं, डेमोक्रेसी में हमें सबों को साथ लेकर चलना है, इसीलिए जैसे कि हम अधिकतर अखबारों में पढ़ते हैं कि आज गरीबों के लिए सरकारी आवास, ग्रामीण आवास योजना लेके आई, शहरी आवास योजना लेके आई, ये बीपीएल लोगों के लिए लाई। बीपीएल लोग कौन होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए सरकार काम करती है। अमीर लोगों के लिए भी सरकार काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उसके लिए काम करती है, यानी बहुत बड़े समूह के लिए जो कार्य होता है। सरकार जो भी डिसीजन लेती है वो इस चीज़ को देख के लेती है कि पूरी जनता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है तो लोकतंत्र में क्या होता है कि आप जा सकते हो सरकार के विरुद्ध, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। जैसे कि अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि सरकार ने, अभी हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार में, या फिर जिसे आप मोदी सरकार भी बोलते हैं, उसमें अभी जैसे कि किसानों के लिए एक बिल लाया गया है जिसमें किसानों के लिए कुछ कानून बनाए गए, लेकिन किसानों को वो कानून पसंद नहीं आए, तो उसके विरोध में वो क्या कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं,
सबक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार उनकी बात माने, तो ये क्या है, लोकतंत्र का एक प्रभावी रूप है, जिससे कि आप सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। यानी जितनी भी नीतियां बन रही हैं उसके ऊपर जनता का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जनता उससे खुश है या नहीं है, ये चीज़ हम लोकतंत्र में पढ़ते हैं। मतलब जितना भी शासन होता है, अगर हम हर व्यक्ति संसद में जाकर अपना फैसला नहीं सुना सकता, फिर क्या होता है कि हम एक एक व्यक्ति से नहीं पूछ सकते कि आपकी इच्छा क्या है, कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या इच्छा है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि जनता द्वारा हमने कुछ प्रतिनिधियों को चुनवाया, और वो प्रतिनिधि जाएंगे संसद में, और वहाँ जाकर वो सरकार इन लोगों के लिए नीतियाँ बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी मान लीजिए कोई अलवर क्षेत्र का व्यक्ति है, अलवर शहर है राजस्थान का, वहाँ कोई व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ता है, वहाँ की जनता ने उस व्यक्ति को जिताया, वो अलवर शहर से ही बिलोंग करता है, तो उसे अलवर शहर की समस्याओं के बारे में पता होगा। अलवर शहर में क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, सरकार से उन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। फिर वो सरकार में जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार, वहाँ जाएगा तो यहाँ की जनता की बात को यहाँ तक पहुँचाने का काम क्या करेगा, ये व्यक्ति करेगा जिसको जनता ने चुन के भेजा है, जिसे जनता ने वोट दे के भेजा है, और जनता ने चुना किससे है, इसे वोट से। तो ये जो है हमारा लोकतंत्र है, जिसमें कि फैसले जो हैं जनता को केंद्रीय बिंदु मानकर जो है, यानी सेंट्रल पॉइंट जो है किसी भी चीज़ का, उसमें लोगों को माना जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, हमारा लोकतंत्र कह देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आई होप आपको लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे बेल्जियम, श्रीलंका के इसमें एग्जाम्पल लिए गए हैं, दोनों ने अपने अपने तरीके से जो है पावर शेयरिंग अपनाई, दोनों ने के यहाँ कुछ इश्यूज हुए जिनको दोनों ने अपने अपने तरीके से सॉर्ट आउट किया। इसमें हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। इसमें बताया गया है कि लास्ट में हम बताएंगे कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों के, और पावर शेयरिंग जो है क्यों करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना जाएंगे। सो गेट इज रेडी। चैप्टर में पहला जो टॉपिक दिया गया है वो बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में दिया गया है। देखिए बेल्जियम जो है एक बहुत ही छोटी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है इसीलिए हम इसे यूरोपियन कंट्री बोल रहे हैं। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है। इसकी अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा जो है इसका एरिया में, ये हरियाणा से भी छोटी है, और ये जो है बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी ही है। एथनिक, एथनिक का मतलब क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ की ग्लोसरी है उसमें इसका मतलब दिया हुआ है। एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कि जो सोशल डिवीज़न होता है अपने कल्चर के बेसिस पर, ठीक है। मतलब कुछ पीपल हैं जो कि सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके जो एथिक्स व्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं उनके, वो सब कुछ सेम है, उनकी बोलने के लहजा सेम है। जैसे कि हम राजस्थानी लैंग्वेज देख लेते हैं, एथनिक बोल देंगे कि हमारे गुजराती लोग हैं, उनका खान पान का तरीका एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है, वहाँ के लोगों का डिसेंट यानी उनके जो बोलने में जो लहजा जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मल वे में, तो वो एक जैसा है, जो लय जो होती है उनकी बोलने की। और राजस्थान में आप देखेंगे थोड़ा कठोर तरीके की जो वाणी है वो यूज़ में ली जाती है, राजस्थानी लैंग्वेज है। तो ये जो है हम इसे बोलेंगे इसे एथनिक बोलेंगे। एथनिक ग्रुप्स होते हैं जिनके खुद के डिफरेंस व्यूज़ होते हैं, रिलीजियस होते हैं, खुद की लैंग्वेजेस होती हैं। तो इस कंट्री एक बहुत छोटी सी कंट्री है एंड इनके इसमें जो है 59% जो है टोटल कंट्री की पॉपुलेशन की वो उसमें फ्लेमिश रहते हैं, और जो कि डच लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। 40% जो पीपल्स हैं वो वॉल्नियर रीजन के हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और रिमेनिंग जो है वो बेल्जियम के वो पर्सन जो है जर्मन बोलते हैं। यानी इस छोटी सी कंट्री में जो है हमारी बेल्जियम छोटी सी कंट्री है यूरोप की, इसमें क्या है 3 समूह रहते हैं, 3 तरीके के लोग रहते हैं। जो कि एक ग्रुप जो है वो तो क्या बोलता है, डच स्पीकिंग है, एक जो है जर्मन स्पीकिंग है, और एक जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है।
3 तरीके के ग्रुप्स इसमें रहते हैं, जिसमें इसमें कहा गया कि 80% ऑफ स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, कि 80% जो ग्रुप ब्रसेल्स की जो ब्रसेल्स जो है सिटी, उसमें क्या है 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है डच बोलते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है उनकी कम्युनिटी बहुत रिच है और पावरफुल है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के मुकाबले। डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इनके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के काफ़ी दिनों बाद मिले थे। दिस लेड टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग फ्रेंच एंड कम्युनिटीज़ इन 1915 एंड 1916। अगर हम देखें तो 1950 से 1960 में जो है एक मुद्दा बन गया, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हम जो है हमारी लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए, हमारी लैंग्वेज को जो है ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पावर्स दी जाए। तो इन दोनों के बारे में पावर की जो मांग है वो होने लगी थी। और ये जो इस प्रॉब्लम को हम ब्रुसेल्स में देख सकते हैं कि डच स्पीकिंग पीपल जो है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूट करना चाहता था कि हम हमारी मेजॉरिटी जो है कंट्री में स्थापित कर लें, अपना बहुमत यहाँ स्थापित कर लें और जो कैपिटल है उस पर हमारा दबदबा हो जाए। इस तरीके की जो विचारधारा थी वो थी हमारे डच स्पीकिंग पीपल्स की। एक दूसरा एग्जाम्पल और इसमें लिया गया है इस सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए श्रीलंका का। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन क्या होता है? जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम आइलैंड नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर श्रीलंका की पोजीशन देखें इंडिया के मैप में तो वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो यहाँ भी पानी, 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 चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए हम उसे एक आइलैंड नेशन बोल रहे हैं। अगर हम देखें तमिलनाडु के कुछ हमारा जो तमिलनाडु है वो रीजन यहाँ आता है इंडिया का, इससे कुछ किलोमीटर ही दूर है श्रीलंका। तो इसमें बताया गया कि श्रीलंका में भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिन्हाली स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स हैं, 74% यहाँ जो है सिन्हाला स्पीकर्स हैं और तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी 2 तरीके के वो हो जाते हैं, जैसे कि एक हम देखेंगे कि इसमें तमिल नेटिव्स को फिर 2 तरीके, तमिल को भी जो है टू सब ग्रुप से बांटा गया है। एक जो खुद ऑरिजिनेट हुए हैं वो तमिल श्रीलंका में, एक तो वो खुद है, और एक वो है जो कि 4 फादर्स हैं, जो कि इंडिया से जो प्लांटेशन, अंग्रेज जब हमारे यहाँ इंडिया में आए थे तो कुछ प्लांटर्स को जो है यहाँ से इंडिया से उठाकर श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ जो लोग, वहाँ उस समय जो लोग वहाँ चले गए तो वो वहीं रह गए, और उनके वहाँ जो उनकी जनसंख्या बढ़ी, उनकी जो नई जनसंख्या आई है, नई पीढ़ी जो आई है वो वहाँ रहती है। तो वही कहते हैं कि नहीं, ये इंडियन तमिल्स हैं और हमारे जो यहाँ रियल में ओरिजिनेट हुए हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। तो इसीलिए तमिल्स को 2 पार्ट्स में वहाँ डिवाइड किया गया है श्रीलंका में, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। मोस्ट जो सिन्हालीज हैं वो स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। 7% जो है वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, जो कि तमिल भी हैं और वो सिन्हालीज भी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी दोनों कम्युनिटीज़ की, क्या क्या जो डिसीजंस है वो उन्होंने लिया होगा, किसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई होगी। बेल्जियम में हमने 3 ग्रुप से पढ़े थे, यहाँ भी हमने 3 ग्रुप से हम देख रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशंस भी नहीं है कि यहाँ जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको तो बहुत अच्छा मान लिया जाता है, उनको फिर भी गवर्नमेंट जो है उनके फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन इंडियन तमिल्स को तो अभी भी ये कहा जाता है कि ये बाहर से आए हुए तमिल्स हैं, ये हमारे देश के हैं ही नहीं, तो उनके साथ और भी ज़्यादा जो है बुरा व्यवहार किया जाता है तभी इंडियन तमिल्स के साथ। हम देखेंगे कि फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग पीपल्स कि किस किस तरीके से इन दोनों ने अपनी कंट्रीज़ को दोनों कंट्रीज़ हमने पढ़ी, दोनों कंट्रीज़ से कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं अपनी इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूज़ में लिए। तो हम देखते हैं मेजॉरिटी में श्रीलंका ने क्या किया। 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी। ओके, बहुत सिली क्वेश्चन लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता है तो उन्हें पता होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कब मिली थी। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में।
तो वहाँ के जो लीडर्स थे वो सिन्याली कम्युनिटी के थे, वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर उनका वर्चस्व था। रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई, मेजोरिटी जो थी वहाँ सिन्हालीज की थी, तो उन्हीं की जो गवर्नमेंट थी वो मानी थी। गवर्नमेंट वहाँ आई 1956 में, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। 1956 में आने के बाद गवर्नमेंट ने एक पास किया और उन्होंने कहा कि सिन्हाला जो है एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की, वो सिन्हाला है। इन्होंने तो तमिल्स थे, यानी बहुत इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल, जितने भी तमिल्स थे उनको बहुत डिसग्रेड किया, यानी बहुत नीचे स्तर पर गिरा दिया। उनको बहुत बड़ा झटका लगा गवर्नमेंट के इस फैसले से। क्यों? क्योंकि यहाँ के उनके लोगों के साथ भेदभाव किया गया। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोफेशनल पॉलिसीज़ थी वो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी पार्शियली जो थी सिन्हालीज के उसमें गई कंट्रोल में। वो लोग जो गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल्स बनाए कि जो सिन्हालीज जो कम्युनिटी है उनको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिले, और तमिल जो है वो डिग्रेड हो जाए, नीचे स्तर पर गिर जाए। इस तरीके की जो पॉलिसीज़ थी वो वहाँ क्रिएट हुई। और इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट जो है इंक्रीज फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन और तमिल्स। तो वहाँ के लोगों को लगा कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि तमिलों को अलग कर दिया जाए श्रीलंका से। यानी एक समय ऐसा आएगा, आज तो गवर्नमेंट ने जो सिन्हालीज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, सिन्हालीज जो है श्रीलंका के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। वो हमारी कोई वैल्यू जो है, हमारी ही कंट्री में हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें यहाँ से हमारी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो चीज़ थी वो श्रीलंकन तमिल सोच रहे थे। तो क्या हुआ, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सिन्हालीज उन्हें लीड कर रहे थे। लैंग्वेज एंड कल्चर अब तो जो था यहाँ गृह युद्ध की स्थिति हो गई। गृह युद्ध हम किसे बोलते हैं कि मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ एक देश में हिंसक प्रदर्शन होने लग जाए, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा दंगा ये जो है ये सब चीज़ें होने लग जाए। तो गवर्नमेंट ने जो है लोग श्रीलंकन के जो लोग थे उन्होंने एक स्ट्रगल्स करना शुरू किया और अपनी कुछ ऑफिशियल्स पार्टीज़, अपनी लैंग्वेजेस वगैरह भी लोगों ने लीडर जो अपने ग्रुप्स हैं वो बनाना शुरू किए। जैसे कि एक ग्रुप तो बना था तमिल ईलम, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम जो है, इसकी जो डिमांड थी वो थी कि जो नदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में जो है श्रीलंका के में वो तमिल ज़्यादा हैं, तो आपको जो है इस तरीके से काम करना चाहिए जैसे कि तमिल जो है उन्हें भी रिप्रेजेंटेटिव मिल सके हमारी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में इस तरीके की आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो है पावर्स का वो करना चाहिए। ये जो है वो गलत है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सिविल वॉर होने लग गया था, जिसे हम हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं। गृह युद्ध की स्थिति जो है यहाँ गवर्नमेंट को देखने को मिली, और हम जानते हैं कि गृह युद्ध जो हुए मतलब आतंकवादी स्थिति जो होती है वो होने लग गई थी। लोग आतंकवादी हरकतों पर उतर आए थे क्योंकि उनको जो है दबाया जा रहा था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो ये जो था ये इससे क्या हुआ, हज़ारों लोग मारे गए कम्युनिटीज़ के बीच में, और ज़्यादा फैमिलीज़ को फोर्स्ड किया गया कि वो कंट्री को छोड़ के चली जाएं, और वो एक रिफ्यूज़ी बनने, यानी रिफ्यूज़ी का मतलब, रिफ्यूज़ी का मुद्दा बहुत अधिकतर न्यूज़ में नाम आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा। रिफ्यूज़ी का मतलब होता है जिन्हें हम बोलते हैं, एक्चुअली मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है हिंदी वर्ड इसका, बहुत इजी है। तो प्रवासी नहीं, सॉरी, शरणार्थी। या रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, कि उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया गया है, उनकी दूसरे देशों में जाकर वहाँ शरण लेना, इसे बोलते हैं हम शरणार्थी, जिसे इंग्लिश में रिफ्यूजी बोलते हैं। तो ये जो थी एक डिसीजन, तो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका की जो हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और इन सब चीज़ों में वो श्रीलंका जो गवर्नमेंट है पिछड़ गई। तो ये तरीका अपनाया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जो कम्युनिटीज़ थी उनको सॉल्व करने में, उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए अपनाया, जो कि बहुत गलत तरीका साबित हुआ, और बहुत ज़्यादा जो उसके दुष्प्रभाव में वो झेलने पड़े श्रीलंका को। तो फ्रेंड आगे अब एक्साइटमेंट ये है कि बेल्जियम ने कौन सा तरीका अपनाया होगा, क्योंकि हमने दो कंट्रीज़ को कंपेयर किया, दो कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को किया, एक तो हमने श्रीलंका को देखा और एक हमने बेल्जियम को देखा। दोनों कंट्रीज़ में से हमने ये तो देख लिया कि समस्याएं दोनों कंट्रीज़ में एक थी। यहाँ भी बहुभाषी मतलब मल्टी लैंग्वेजेस बोलने वाले ग्रुप थे, यहाँ भी मल्टी लैंग्वेजेस बोलने वाले ग्रुप थे। तो श्रीलंका ने तो क्या किया, किसी एक को मेजोरिटी दे दी, सिन्हालीज को मेजोरिटी दे दी कि आप उठो, आप सरकार बनाओ, बाकी जो थे उनको डिग्रेड कर दिया, नीचे स्तर पर गिरा दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका को जो है सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, और जो उसकी स्थिति थी वहाँ बद से भी बदतर
हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या डिसीजन दिया। तो इस बेल्जियम की डिसीजन को जानने के लिए अगली क्लास का वेट करें, इतने आप इसका रिवीजन करें, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी डाउट क्लास भी लगा करेगी हर सैटरडे को, इस सैटरडे को नहीं हो रही है, अगले सैटरडे से आपकी डाउट क्लासेस भी लगा करेगी। वो लाइव सेशन होगा, आप वहाँ अपने जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।